नमस्कार साथियों, ज्ञानस्थली गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक होगा हर्षवर्धन काल या पुष्यभूति वंश। दोनों एक ही बात है। हर्षवर्धन काल 7वीं शताब्दी के एक महान सम्राट थे जिन्होंने उत्तर भारत पर शासन किया। उन्होंने एक शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित किया जो थानेश्वर, हरियाणा से लेकर कन्नौज और उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। उनका शासनकाल भारत के इतिहास में गुप्तोत्तर युग, पोस्ट गुप्ता पीरियड के अंतर्गत आता है, यानी कि गुप्त काल के बाद का यह पीरियड आता है। आगे चलते हैं। वंश और आरंभिक जीवन। वंश पुष्यभूति वंश। पिता प्रमुख वर्धन, भाई राज्यवर्धन। राजधानी पहले थानेश्वर और बाद में कन्नौज बनाई गई। पहले थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनाई गई। क्यों बनाई गई इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। साम्राज्य संकट में था। भाई की हत्या के बाद प्रारंभिक स्थिति, सत्ता संभाली इन्होंने। राज्य विस्तार और युद्ध। बंगाल के राजा शशांक से इनका संघर्ष हुआ। पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक इन्होंने विस्तार किया। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चाणक्य शासक से पराजय और नर्मदा के उत्तर दक्षिण की सीमा इन्होंने मान लिया। साथियों, इस संपूर्ण टॉपिक के बाद बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी शुरू हो जाएगी। उसमें हमारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। किस तरह के यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक प्रणाली राजाओं की सर्वोच्चता। सामंतवादी यहाँ प्रवृत्ति थी। सामंतवादी का मतलब यह होता है किसी एक बड़े राजा के अंतर्गत या उसके अधिकार में छोटे छोटे राजा काम करते थे। कर प्रणाली। भूमि कर प्रमुख राज्य की आय का स्रोत माना जाता था। आगे प्रशासन में धर्म का स्थान। बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म को यहाँ संरक्षण दिया गया है। धर्म और संस्कृति। प्रारंभ में हिंदू धर्म, बाद में महायान बौद्ध धर्म की ओर झुकाव हुआ इनका। चीनी यात्री ह्वेन सांग के अनुसार हर्ष एक धार्मिक राजा थे जिन्होंने कुंभ मेले जैसे धार्मिक उत्सवों का आयोजन किया है। कुंभ मेले का आयोजन इन्हीं के शासनकाल से माना जाता है। हर्ष स्वयं विद्वान थे। उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शी का जैसे संस्कृत नाटक लिखे हैं। ये तीनों नाटक इन्हीं के लिखे गए हैं। ह्वेन सांग की यात्रा। ह्वेन सांग चीन से भारत आए और कई वर्षों तक हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने हर्ष की राजधानी, प्रशासन, शिक्षा, धर्म और जनता की स्थिति का वर्णन किया है। नालंदा विश्वविद्यालय की महानता का भी उन्होंने वर्णन किया। हर्ष की मृत्यु और उत्तराधिकार। हर्ष की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी में हुई है। उनके बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था, जिससे साम्राज्य विकसित हो गया। इतिहास में स्थान। हर्षवर्धन को गुप्तों के बाद उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट या राजा माना जाता था और माना जाता है। उनके काल में संस्कृति, साहित्य और धर्म का पुनर्जागरण हुआ। उनकी उदारता, विद्वता और धार्मिक सहिष्णुता उन्हें एक आदर्श राजा के रूप में प्रस्तुत करती है। हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के अंतिम और सबसे प्रसिद्ध सम्राट थे। यह वंश हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र से उदित हुआ और प्रारंभ में एक छोटा सा राज्य ही था। पुष्यभूति वंश ने गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद उत्तर भारत में नई राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने की कोशिश की। हर्ष के पूर्वजों ने गुप्तों की अधीनता स्वीकार की, लेकिन प्रमुखवर्धन के समय में यह वंश स्वतंत्र हो गया। प्रमुखवर्धन कौन थे? प्रमुखवर्धन इनके पिता थे। हर्ष के पिता प्रमुखवर्धन पुष्यभूति वंश के एक शक्तिशाली राजा थे। उन्होंने थानेश्वर को अपनी राजधानी बनाया और हूणों तथा अन्य भारी आक्रमणकारियों से उत्तर भारत की रक्षा की। वे एक पराक्रमी राजा थे। अपने सैन्य बल तथा रणनीति के लिए प्रसिद्ध थे। प्रमुखवर्धन की पत्नी का नाम यशोमती था। भाई राज्यवर्धन। राज्यवर्धन हर्ष के बड़े भाई। राज्यवर्धन ने पिता की मृत्यु के बाद शासन संभाला। वह भी एक वीर योद्धा थे। जब कन्नौज के राजा हर्यक वंश की हत्या बंगाल के शशांक राजा ने कर दी तो उनकी बहन राज्यश्री को बंदी बना लिया गया और राज्यवर्धन ने बहन की रक्षा के लिए सेना लेकर बंगाल की ओर कूच किया। हालांकि इस संघर्ष में राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई। संभवतः धोखे से यह हत्या की गई है और इसके बाद हर्षवर्धन ने सत्ता संभाली। राजधानी पहले थानेश्वर थी, फिर इन्होंने कन्नौज को बना दिया।
क्योंकि थानेश्वर से कन्नौज तक राज करना इतना आसान नहीं था, तो इन्होंने कन्नौज को ही अपनी राजधानी बना ली। हर्ष का आरंभिक शासन थानेश्वर से हुआ, जो उनके पूर्वजों की पारंपरिक राजधानी थी, लेकिन शासन को अधिक प्रभावशाली और केंद्रीकृत बनाने के लिए उन्होंने बाद में राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। कन्नौज उस समय गंगा घाटी का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक व राजनीतिक केंद्र था। यह उत्तर भारत की राजनीति का प्रतीक बन गया। प्रारंभिक स्थिति: संकट में साम्राज्य सत्ता संभालना। जब हर्ष ने गद्दी संभाली, पिता प्रमुखवर्धन की मृत्यु हो चुकी थी और राज्यवर्धन की भी हत्या हो चुकी थी। बहन राज्यश्री शोक और अपमान के कारण आत्मदाह करना चाहती थी। साम्राज्य बाहरी और आंतरिक संकटों से घिरा हुआ था। इन सभी चुनौतियों के बावजूद हर्ष ने अद्भुत नेतृत्व क्षमता और कूटनीति के बल पर न सिर्फ संकट को टाला, बल्कि अपने राज्य का अभूतपूर्व विस्तार भी किया। राज्य विस्तार और युद्ध: हर्ष का साम्राज्य विस्तार और प्रमुख युद्ध आगे निम्न प्रकार है। हर्ष का शासनकाल केवल एक शांतिपूर्ण काल नहीं था, बल्कि उन्होंने उत्तरी भारत में अपना साम्राज्य कई युद्धों और राजनीतिक समझौतों के माध्यम से विस्तारित किया। उनके युद्धों और विस्तार को दो भागों में समझा जा सकता है। उत्तर भारत में विजय और साम्राज्य का विस्तार, दक्षिण भारत से असफलता, पुलकेशिन द्वितीय से संघर्ष इनके रहे हैं। बंगाल के राजा शशांक से भी इनके संघर्ष हुए हैं। बंगाल के राजा शशांक का एक शक्तिशाली राजा था और गौड़ राज्य का यह शासक था। हर्ष के बड़े भाई राज्यवर्धन की हत्या शशांक द्वारा की गई। कुछ स्रोत इसे धोखे से की गई हत्या मानते हैं। इसके अतिरिक्त शशांक ने कन्नौज के राजा ग्रहमवर्धन की हत्या कर दी और हर्ष की बहन राजश्री को बंदी बना लिया। हर्ष ने शशांक के विरुद्ध युद्ध छेड़ा और अपनी बहन राजश्री को मुक्त करा लिया। शशांक को पराजित करने में हर्ष को पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन वह बंगाल के कुछ हिस्सों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने में सफल रहा। इस संघर्ष से हर्ष का साम्राज्य विस्तार की ओर बढ़ा और उसकी शक्ति उत्तर भारत में स्थापित हुई। साम्राज्य विस्तार: पंजाब से लेकर बिहार तक अभी है साम्राज्य विस्तार हो चुका था। विजय अभियान: हर्षवर्धन ने पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तरी भारत आदि क्षेत्रों पर नियंत्रित स्थापित किया। उन्होंने कई छोटे छोटे राज्यों को जीतकर या अपने अधीन कराकर एक विस्तृत साम्राज्य खड़ा कर दिया। सीमाएं: उत्तर में हिमालय की तराई तक सीमा थी। पूर्व में असम और बंगाल तक इनकी सीमा हो गई। पश्चिम में पंजाब और सिंध का कुछ भाग इनके सीमा में आ गए। दक्षिण में नर्मदा नदी, जिसके पार विजय संभव नहीं हो सकी। दक्षिण की तरफ ये आगे ज्यादा नहीं बढ़ पाए। यह साम्राज्य उत्तर भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य था, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद बना। पुलकेशिन द्वितीय से युद्ध: दक्षिण में असफलता। दक्षिण में उस समय चालुक्य वंश का शासन था, जिसका सबसे शक्तिशाली राजा पुलकेशिन द्वितीय उस समय पर था। हर्ष ने नर्मदा पार जाकर दक्कन पर अधिकार करने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध के परिणाम हर्ष ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की, लेकिन नर्मदा की तट पर उसे कड़ा प्रतिरोध मिला। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्ष की सेनाओं को पराजित कर दिया। इस युद्ध का वर्णन ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में मिलता है, जिसे चालुक्य दरबारी कवि रवि कीर्ति ने लिखा है। परिणाम स्वरूप नर्मदा को उत्तर और दक्षिण भारत की राजनीतिक सीमा के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रशासनिक संरचना: राजा की भूमिका: राजा राज्य का सर्वोच्च शासक होता था। वह सैन्य, न्यायिक, धार्मिक, प्रशासनिक मामलों का अंतिम निर्णय करता था। हर्ष एक धर्मनिष्ठ विद्वान और प्रजा के प्रति दयालु शासक के रूप में प्रसिद्ध थे। सामंतवादी प्रवृत्ति: प्रशासनिक व्यवस्था में सामंतों की भूमिका होती थी और महत्वपूर्ण हो गई। राजा शक्तिशाली, जमींदारों, रजवाड़ों व धार्मिक संस्थाओं को भूमि दान देता था और फिर स्थानीय प्रशासन के द्वारा कर संग्रह का काम कराते थे। इन सामंतों की राजा के प्रति निष्ठा अनिवार्य थी। आगे चलते हैं। कर व्यवस्था: राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमि कर था, जो 1/6 से 1/4 भाग लिया जाता था। व्यापार, दस्तकारी, पशुपालन, मछली पालन आदि पर भी
काम किए जाते थे। न्याय व्यवस्था, राजा स्वयं उच्चतम न्यायाधीश होता था। चोरी, हत्या, भ्रष्टाचार के लिए कठोर दंड दिए जाते थे। अपराधियों को निर्वासन, अंगभंग या जुर्माने की सजा उस समय पर दी जाती थी। धर्म और प्रशासन, हर्ष ने हिंदू धर्म, महायान बौद्ध धर्म दोनों का संरक्षण दिया। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं, ब्राह्मणों को भूमि दान दी। हवेन सांग के अनुसार हर्ष ने कुंभ मेले जैसे भव्य धार्मिक आयोजनों का संचालन शुरू किया। वे खुद बौद्ध विचारों से प्रभावित थे, परंतु उन्होंने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई। सभी धर्मों का इन्होंने सम्मान किया। शिक्षा और सांस्कृतिक संरक्षण, हर्ष ने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया और वहां के भिक्षुओं को दान दिया। उनके दरबार में विद्वान, कवि और धार्मिक गुरु रहते थे। हवेन सांग ने भारतीय शिक्षा और धर्म की प्रशंसा की। हवेन सांग की भारत यात्रा, हवेन सांग की भारत यात्रा की चलते हैं। जैसे हवेन सांग एक महान चीनी बौद्ध भिक्षु, विद्वान और यात्री थे जो 7वीं शताब्दी में भारत आए। उनकी यात्रा का प्रमुख उद्देश्य बौद्ध धर्म का गहन अध्ययन करना, विशेष रूप से महायान परंपरा और प्राचीन भारतीय ग्रंथों को एकत्र करना था। उन्होंने भारत में लगभग 17 वर्षों तक यात्रा की और हर्षवर्धन के दरबार में विशेष सम्मान इन्होंने प्राप्त किया। उनका यात्रा विवरण सी यूकी नामक ग्रंथ में संकलित है, जो उस काल के भारत का अमूल्य ऐतिहासिक दस्तावेज माना जाता है। आगे, भारत आगमन लगभग 630 ईस्वी में। भारत में कुल प्रवास 17 वर्ष इन्होंने किया। हर्षवर्धन के साथ निकट संबंध, लगभग 7 वर्ष तक वे हर्ष के दरबार में रहे। इसी के साथ इस टॉपिक से हमारे बहुविकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला शुरू हो गई है। पहला प्रश्न, हर्षवर्धन किस वंश के सदस्य थे? यह पुष्यभूति वंश के सदस्य थे। पुष्यभूति वंश अलग है साथियों, और पुष्य मित्र वंश, शुंग वंश अलग है। तो यह हमें ध्यान रखना है कि ये पुष्यभूति वंश है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? हर्षवर्धन की राजधानी पहले थानेश्वर थी और बाद में कन्नौज बनाई गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के पिता का क्या नाम था? हर्षवर्धन के पिता का नाम प्रमुख वर्धन था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के बड़े भाई का क्या नाम था? हर्षवर्धन के बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन था। ऑप्शन ए हमारा सही है। हर्षवर्धन ने किस बंगाल के राजा से संघर्ष किया? इन्होंने शशांक से संघर्ष किया। हर्षवर्धन ने किस चालुक्य राजा से युद्ध किया? पुलकेशिन द्वितीय से इन्होंने युद्ध किया। ऑप्शन ए हमारा सही है। हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई। ऑप्शन ए हमारा सही है। हर्षवर्धन ने किस धर्म को संरक्षण दिया? हर्षवर्धन ने हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों को संरक्षण दिया। ऑप्शन सी हमारा सही है। हर्षवर्धन के लिए प्रसिद्ध नाटक कौन से हैं? हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों हैं। ऑप्शन बी हमारा सही है। हवेन सांग भारत में कितने वर्षों तक रहा? यह भारत में 17 वर्षों तक रहा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हवेन सांग ने किस विश्वविद्यालय का विशेष उल्लेख किया है? हवेन सांग ने नालंदा विश्वविद्यालय का विशेष उल्लेख किया है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के समय हर्षवर्धन के साम्राज्य की सीमा किस नदी तक थी? यह नर्मदा नदी के किनारे तक थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासन में मुख्य कर स्रोत क्या था? भूमि कर मुख्य कर स्रोत माना जाता है। हर्षवर्धन का शासन कौन सी प्रणाली पर आधारित था? हर्षवर्धन का शासन काल सामंतवादी प्रणाली पर आधारित था।
हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं था और राज्य का विघटन हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है। हर्षवर्धन किस वंश के बाद उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में उभरे? ये गुप्त वंश के बाद उभरे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ह्वेन-सांग के अनुसार हर्षवर्धन किस प्रकार के शासक थे? ये दयालु, न्यायप्रिय और विद्वान शासक थे। हर्षवर्धन का शासनकाल कब शुरू हुआ माना जाता है? हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी से शुरू माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। हर्षवर्धन की धार्मिक नीति क्या थी? हर्षवर्धन की धार्मिक सहिष्णुता और सभी धर्मों का संरक्षण करना। ऑप्शन बी सही है। हर्षवर्धन ने किस प्रमुख धार्मिक मेले का आयोजन किया? हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का आयोजन किया है अपने समय में, जो आज तक भी लगता आ रहा है। हर्षवर्धन ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया जिसे बाद में उन्होंने स्थानांतरित कर दिया? ऑप्शन ए हमारा सही है। थानेश्वर को बनाया, बाद में इन्होंने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन का साम्राज्य किन किन क्षेत्रों तक फैला था? यह पंजाब, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार तक फैला था। हर्षवर्धन ने किस विदेशी यात्री को संरक्षण दिया? ह्वेन-सांग को हर्षवर्धन ने संरक्षण दिया, जो 7 वर्ष तक इनके समीप रहा और 17 वर्ष तक संपूर्ण भारत में इन्होंने भ्रमण किया। तो यह भारत में 17 वर्ष तक रहे। हर्षवर्धन के शासनकाल में किस धर्म को विशेष प्रोत्साहन मिला? हर्षवर्धन के शासनकाल में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहन मिला है सबसे ज्यादा। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के नाटकों में मुख्य विषय क्या था? हर्षवर्धन के मुख्य नाटकों में मुख्य विषय धर्म, प्रेम और राजनीति था। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने धार्मिक सम्मेलन कितने वर्षों में आयोजित किया था? हर्ष ने हर 5 वर्ष में बड़े धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया। ऑप्शन सी हमारा सही है। हर्षवर्धन का शासन किस प्रकार का था? हर्षवर्धन का शासन सामंतवादी था। छोटे छोटे राजा इनके अधीन रहकर कार्य करते थे। हर्षवर्धन के शासन में सबसे प्रमुख कर कौन सा था? सबसे प्रमुख कर भूमि कर था, जो 1/6 से 1/4 तक था। हर्षवर्धन के शासनकाल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन सा था? नालंदा उस समय का सबसे प्रमुख केंद्र माना गया है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कौन सी घटना हुई? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद साम्राज्य विघटित हो गया। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का पहला धर्म कौन सा था? हर्षवर्धन का पहला धर्म शैव धर्म था, जो हिंदू धर्म है। ऑप्शन सी हमारा सही है। हर्षवर्धन के प्रसिद्ध संस्कृत नाटककारिता का प्रमुख उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन बी नागानंद, इनका प्रमुख नाटक है ये। हर्षवर्धन के शासन में मुख्य भाषा कौन सी थी? हर्षवर्धन के शासनकाल में मुख्य भाषा संस्कृत मानी गई है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के साम्राज्य में शासकीय शासन का मुख्य केंद्र कौन था? राज्य स्तर पर राजा था। ऑप्शन सी हमारा सही है।
हर्षवर्धन की धार्मिक नीति क्या थी? हर्षवर्धन की धार्मिक नीति धार्मिक सहिष्णुता और अन्य धर्मों का सम्मान करना थी। ऑप्शन बी हमारा सही है। हर्ष की मृत्यु किस वर्ष मानी जाती है? हर्ष की मृत्यु 647 में मानी जाती है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की कौन सी उपाधि है? हर्षवर्धन की ऑप्शन बी हमारा सही है। धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देना, यह इनकी उपाधि है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी भिक्षु ने यात्रा की? हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेन सांग ने यात्रा की है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेला कौन सा था? सबसे प्रसिद्ध धार्मिक मेला कुंभ मेला था। ऑप्शन सी हमारा सही है, जो प्रयाग में लगता था। हर्षवर्धन के साम्राज्य की दक्षिण सीमा किस नदी तक थी? यह नर्मदा नदी तक थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी? मुख्य प्रशासनिक व्यवस्था सामंतवादी थी इनके समय में। अगला प्रश्न, हर्ष ने किस प्रसिद्ध चीनी यात्री को संरक्षण दिया? ह्वेन सांग को दिया। ये प्रश्न हमारा रिपीट हो गया। हर्षवर्धन की धार्मिक नीतियों का कौन सा पक्ष सबसे प्रमुख था? इनका सबसे प्रमुख पक्ष सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता, यह सबसे प्रमुख पक्ष था। ये सभी धर्मों का सम्मान करते थे। हर्षवर्धन के नाटक नागानंद का विषय क्या है? इनके नागानंद नाटक का विषय बुद्ध का जीवन है। ऑप्शन बी हमारा सही है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल की दक्षिणी सीमा कौन सी नदी थी? तो ऑप्शन हमारा नर्मदा नदी दी है। नर्मदा नदी दक्षिणी सीमा थी। हर्षवर्धन ने प्रशासन में धर्म को किस प्रकार का स्थान दिया? ऑप्शन बी, धर्म को शासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया है इन्होंने। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में प्रमुख कर क्या था? प्रमुख कर भूमि कर था। कुछ प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोबारा ताकि हमारी मेमोरी में बन जाए। हर्षवर्धन ने किस महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया? इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण दिया है। हर्षवर्धन का शासनकाल किस काल में आता है? हर्षवर्धन का शासनकाल ऑप्शन हमारा बी, यह गुप्त काल के बाद का काल आता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद क्या हुआ? राज्य टुकड़ों में बट गया। ये भी हमारा हो गया। ह्वेन सांग को इन्होंने संरक्षण दिया। शशांक भी हमारा हो गया, जो बंगाल का राजा था। कुंभ मेले का इन्होंने आयोजन किया, यह भी हमारा हो गया। शिक्षा का स्तर, हर्ष के शासनकाल में शिक्षा का स्तर कैसा था? हर्ष के शासनकाल में शिक्षा का स्तर यह उच्च और समृद्ध स्तर था। ऑप्शन बी हमारा ठीक है। हर्ष के नाटक रत्नावली का मुख्य विषय क्या है? मुख्य विषय इनका प्रेम और राजनीति है। ऑप्शन ए हमारा सही है। हर्ष की राजधानी कन्नौज किस नदी के किनारे स्थित है? यह यमुना नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासनकाल में शासक की सर्वोच्चता किस पर आधारित थी? सामंतवादी व्यवस्था पर यह आधारित थी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी भाषा साहित्य और प्रशासन की प्रमुख भाषा थी?
संस्कृत यहाँ पर प्रमुख भाषा थी। हर्ष ने किस नदी क्षेत्र में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया? हर्ष ने दक्षिण भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे, आगे नहीं बढ़ पाए और नर्मदा नदी तक ही इनका क्षेत्र विस्तार रहा। अगला प्रश्न, हर्ष ने अपने साम्राज्य की दक्षिण सीमा के रूप में किस नदी को मान्यता दी? तो इन्होंने नर्मदा नदी को इन्होंने मान्यता दी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासन में धर्म का क्या स्थान था? बौद्ध और हिंदू दोनों धर्मों का यहाँ संरक्षण था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के प्रशासन में राजाओं की क्या स्थिति थी? राजाओं की स्थिति सर्वोच्चता होती थी। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के शासन में करों का मुख्य स्रोत क्या था? मुख्य स्रोत भूमि माना जाता था। ये भूमि उस समय का मुख्य स्रोत था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कन्नौज किन नदियों के किनारे स्थित थी? यह गंगा और यमुना दोनों नदियों के किनारे स्थित थी। दोनों के बीच में यह पड़ती थी। कन्नौज गंगा और यमुना के संगम के निकट स्थित है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने साम्राज्य का विस्तार किस दिशा में नहीं किया? तो इन्होंने दक्षिण में नहीं किया। हर्ष के शासनकाल में किसने कहा कि राजा दयालु और विद्वान थे? यह चीनी यात्री हमेन सांग ने कहा है। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का राज्य किस प्रणाली पर आधारित था? यह सामंतवादी प्रणाली पर आधारित था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद किसने साम्राज्य का नियंत्रण किया? कोई भी नहीं रहा, साम्राज्य विकसित हो गया। इनके बाद साम्राज्य को संभालने वाला कोई भी नहीं बचा था। इनके जैसा कोई और प्रतापी राजा नहीं था। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन ने किस राजा की हत्या के बाद सत्ता संभाली? तो इन्होंने राज्यवर्धन की हत्या के बाद, जब इनके भाई राज्यवर्धन की हत्या होगी उसके बाद इन्होंने सत्ता संभाली। राज्यवर्धन इनके बड़े भाई थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन का मुख्य विरोधी कौन था? हर्षवर्धन का मुख्य विरोधी शशांक था, जो बंगाल का शासक था। इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न, हर्षवर्धन को किसके बाद उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट माना जाता है? तो यह गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद सबसे शक्तिशाली सम्राट भारत का इनको माना गया है। इसी के साथ बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त होती है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और जिसने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, लाइक करने से कुछ घटता या बढ़ता नहीं है, केवल एक मनोबल मिलता है, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर करें। वीडियो बनाने वाले बड़ी मेहनत से वीडियो को बनाते हैं, एक एक शब्दों को टाइप करते हैं, एक एक प्रश्न को ढूंढ ढूंढ कर तैयार करते हैं। इसको बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए एक लाइक तो जरूर बनता है। साथियों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद साथियों।